आज ये संगठन घोसी विधानसभा के संगठन की समीक्षा बैठक रखी गई थी और इसमें यह देखा जा रहा था कि संगठन का स्वरूप जो बनाया गया था चुनाव के दरमियान, वो संगठन का स्वरूप यथावत है कि नहीं है, इसमें कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। तो आज इसी की समीक्षा की गई है और समीक्षा के साथ साथ जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने मुहिम चला रखा है कि उन जातियों को, जो जातियां अपने अधिकार से वंचित हैं, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो जातियां वंचित रह गई हैं या जो पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, जो सरकार बनी, जिस लोगों को वोट दिया सरकार बनाया, सरकारों ने उन समाज को, उन जातियों को छलने का काम किया। ऐसे समाज से कैसे हम लोग एकजुटता बनावे, उनके साथ कैसे वार्तालाप करें, वार्तालाप करके उनको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विचारधारा के बारे में बता करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जोड़ करके उनकी उन छोटी बड़ी समस्याओं को देखते हुए लड़ाई लड़ने का काम जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने ही आज अपने कार्यकर्ताओं को बताया। देखिए, कोई वजह नहीं रहा है और जहां चुनावी मैदान था, चुनावी मैदान में सब लोग अपनी अपनी ताकत लगाते हैं और यहाँ ये जनता का चुनाव था। यहाँ न तो माननीय सुधाकर सिंह जी का चुनाव था, न ही दारा सिंह चौहान जी का चुनाव था। यहाँ जनता का चुनाव था और जनता ने अपना निर्णय ले लिया था कि नहीं, मुझे इस बार क्या करना है। यहाँ अगर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी पूर्व की तरह चुनाव लड़ गई होती तो यहाँ सबको अपनी ताकत का अंदाजा हो गया होता और हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी बम्पर वोटों से चुनाव जीतता। सिर्फ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अगर अपना प्रत्याशी दे दिया होता तब। बिहार में वो जातीय समीकरण आ गया, मतलब वो आंकड़ा आ गया, राजभर उसमें से गायब। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि बिहार के नेता, बिहार के जो राजनेता हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उसमें इतने बड़े बड़े घोटालेबाज हैं कि चारा घोटाला, इक्विपमेंट घोटाला, फिर उसका स्वास्थ्य में दवाई घोटाला, ऐसे तमाम अनाज घोटाला, ऐसे घोटालेबाज घोटाला करते करते अब जातियों का भी घोटाला चालू कर दिया उन लोगों ने। तो इस पर हम लोगों को आपत्ति है और बार बार हम लोगों ने इस चीज को सरकार को भी बताने का कार्य किया है। अभी कल मैं बिहार में ही था, कल भी मैंने इस चीज की चुनौती दिया है कि आप अपना कमेटी तैयार कर दो और हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेता लगा देते हैं। आप घूम घूम के सर्वे कर लीजिए, सर्वे में आपको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है, किसकी कितनी जनसंख्या है। क्या लगता है आप लोग बिहार चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में वहां से आंकड़े नहीं बता। देखिए, सरकार के आंकड़े पेश कर देने से किसी की संख्या घट नहीं जाती है, जिसकी संख्या जितनी है वो यथावत बनी रहेगी। तो सरकार तो अपने पक्ष में ही आंकड़ा दिया है, वो तो ये समीकरण तैयार किया है, 2024 के पहले माहौल बनाने का प्रयास किया है कि बिहार में जो वो एमवाई फैक्टर है वो एकदम मजबूत फैक्टर है। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि एमवाई फैक्टर के बाद 27% जो आरक्षण की बात वो कर रहे हैं, 27% ओबीसी, उसके बावजूद इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 36% वहां पर अति पिछड़े समाज के लोग हैं। अगर जातिगत जनगणना हो गई उनके द्वारा अगर कराई गई है तो 36% जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो माननीय नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी इस चीज का आकलन करने, आपसी सामंजस्य बना करके किसी राजभर समाज को या रजवार को या राजवंशी को या किसी एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को वहां मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठाने का काम कर दे, अपने आप सब कुछ स्पष्ट और साफ हो जाएगा। आपने कहा कि अखिलेश यादव को चुनी लोकपाल में डूब बनना चाहिए, क्यों ऐसा? देखिए, अखिलेश यादव को मैंने इसलिए कहा, इस बात को मैंने इसलिए कहा कि अखिलेश यादव जी विदेश से पढ़ करके आए और जब वो विदेश से पढ़ करके आए तो यहाँ पर आकर के जिस शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहिए था, तात्कालिक समस्याओं के अनुसार उनको परिवर्तन करना चाहिए था, उस पर न करके बल्कि उन्होंने यहाँ के बच्चों की मानसिकता को दबाने का प्रयास किया। जिन बच्चों के बैग में लैपटॉप और टैबलेट होना चाहिए था, उन बच्चों के झोले में थरिया गिलास कटोरी अगर दिलाने का काम किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। इसलिए मैंने कहा कि उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए और योगी जी से सीख लेना चाहिए। ये जो मजदूर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, ये अच्छी पढ़ाई कहाँ पढ़ पाएंगे। और योगी जी से सीख लेते हुए ये देखे होते कि जिस प्रकार से अटल आवासीय विद्यालय का गठन करके 18वें मंडल में सरकार ने बना दिया है और उसमें बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, उसमें मजदूर के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, दलित पिछड़े के बच्चे पढ़ रहे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहां पढ़ाई पढ़ने से जब वो अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तभी अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे और जब अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आगे बढ़ने का भी प्रयास करेंगे। आपने कहा कि घोसी में चर्चाएं चल रही, अरविंद राजभर घोसी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये चर्चा हमको लगता है कि हमारे पत्रकार साथी कर रहे हैं या फिर जो लोग भी कर रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो लोग उस लायक हमको समझ रहे हैं, लेकिन अभी उस प्रकार कोई हमारा मन मिजाज नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सदैव संगठन पर काम करती है, यह संगठन सिर्फ चुनाव के लिए नहीं होता है,
ये संगठन दल को मजबूत करने के लिए भी होता है। इसके साथ साथ इस संगठन से जुड़े हुए लोग या फिर गांव में रहने वाले वो जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन तैयार किया जाता है और संगठन तैयार हो रहा है। यहाँ की चर्चाएं अगर इस प्रकार की हैं तो चर्चा करने वाले लोगों को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि चर्चा जारी रखिए। मैं तो मंच से कहा कि मंत्री कब बनेंगे वो हमारा विषय है और मंत्री उनका डेट मैं जानता हूं। वो जब गठबंधन हमारा हुआ एनडीए की बैठक में हम और नेताजी गए थे, एनडीए की बैठक के बाद ही तय हो गया था कि वो डेट कौन सा है जिस डेट में शपथ लेना है नेताजी को, वो मैं जानता हूं, हम जानते हैं, नेताजी जानते हैं। लेकिन बस इतना ही कह सकते हैं कि नेताजी मंत्री जल्द ही बनेंगे। नेताजी कह रहे थे घोसी चुनाव जीतेंगे तो हम मंत्री बनेंगे। देखिए, घोसी चुनाव जीते चाहे हारे वाला का विषय था, लेकिन ये तो तय है, 100% तय है कि मंत्री तो दोनों बनेंगे, मंत्री तो दोनों बनेंगे। और मंत्री सिर्फ इसलिए नहीं बनेंगे चुनाव हार गए, मंत्री इसलिए बने हैं कि जो चुनाव में घूम घूम करके जो 81,000 लोगों ने उठवा दिया है, जिस गंगा को हम लोग जीते हैं, जो घूम करके हम लोगों ने समस्या नोट किया है, उसका समाधान कौन करेगा भाई? जो रास्ते खराब है, जो नाली खराब है, अदरी में बताइए, अदरी में आज तक प्राथमिक विद्यालय नहीं है, उस अदरी का प्राथमिक विद्यालय कौन बनवाएगा? अब इस पे जब हमने वहां कमिटमेंट किया है, हमने कहा है कि नहीं हम प्रयास करेंगे कि सरकार से वहां पर सरकारी विद्यालय बनवाने का काम करवाया जाए, कौन करवाएगा? तो ये हमारा मंत्री रहेगा तभी नहीं करवा पाएगा। तो आपको भी लगता है कि जो सरकार वादा कर रही है कि हर घर विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, अभी उतना विकास हुआ नहीं जितना होना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की 8 बार की सरकार ने इतना चाप के विकास किया था, इतना चाप के विकास किया था कि गरीब खाए बिना मर रहा था। ये अनाज का घोटाला करने वाले लोग गरीब को खाए बिना मुआने पर विवश हो गए थे। खाने पर जिस प्रकार से धन उगाही हो रहा था, इन तमाम तरह की जो समस्याएं थी, जो छोटी मोटी समस्याएं थी, ये विकास वहीं पर बाधित हुआ। ये विकास वहीं पर, इस योगी सरकार में वहीं पर बाधित हुआ जहां पर समाजवादी पार्टी का विधायक रहा है। वो पैसा लूटने के चक्कर में खाली पड़ा रहा। कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाए, टेंडर उसको मिल जाए जो हमको हमारा परसेंटेज दे दे, और जो परसेंटेज के पीछे पड़ेगा वो विकास नहीं कर पाएगा। अगर विकास देखना है तो जहुराबाद जाकर देख लीजिए। जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास कराने का बंदोबस्त किए हुए हैं, वहां की सड़कें बोलती हैं, वहां के गरीब बोलते हैं, हमको क्या बोलना, वहां के गरीब जनता बोल रही है, वहां के गांव के लोग बोल रहे हैं कि जो काम आजादी के बाद ओम प्रकाश राजभर ने करा दिया वो कोई नहीं करा पाया है। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का जो तात्पर्य है, ये समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो किए गए कुकृत्य थे विकास के साथ वो इतने जटिल थे कि उसको सॉल्व करते करते, उसका समाधान करते करते हमारे योगी सरकार जी को साढ़े 6 साल हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस 5 साल का कार्यकाल यूपी को उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना करके ही दम मानेगा। क्या कारण है कि आज भी जो बनवासी और बांसपुर परिवार के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा, भागा दिया जा रहा है स्कूल से? जानते हैं इसका कारण बस यही है, अखिलेश यादव को मजबूत लोग दिखते हैं, मायावती जी को मजबूत लोग दिखते हैं। इसीलिए 3 अक्टूबर 2013 का हाईकोर्ट के फैसले को बार बार हम लोग कहते हैं। हाईकोर्ट इसी बात को कहा कि वो बनवासी, वो बांसपुर, वो नाई, वो गोंड, वो कहार, वो पाल, वो प्रजापति, राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, ये सभी जो चौरसिया समाज के जो लोग हैं, जो शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े गए लोग हैं, ऐसे लोगों की शिक्षा कैसे मिलेगी? जब 3 अक्टूबर 2013 के हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि 7% अलग करके 20% अलग कर दीजिए, 20% में जो जातियां आती हैं 23% में से 6% अलग करके बाकी जो लेफ्ट बचता है उसको एक तरफ कर दीजिए। जब तक आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होगा, जब तक आरक्षण का विभाजन नहीं होगा, तब तक इनके बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन हमारी सरकार, हमारे नेता इस पर पहल कर रहे हैं और ऐसे बांसपुर के बच्चे, बनवासी के बच्चे, नाई के बच्चे, गोड़ के बच्चे, ऐसे लोगों को मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए नजर आएंगे और ऐसे बच्चे भी कब से कबूतर नहीं बल्कि अब एक से कंप्यूटर पढ़ने का कार्य करेंगे।